क्रमागत कोण। और कौन से क्रमागत? वो दो कोण जो समांतर रेखा के बीच में स्थित हो, मतलब समांतर भुजाओं के बीच स्थित क्रमागत कोण समपूरक होते हैं। यानी अगर आप कोण ए और कोण डी को जोड़ोगे तो इनका योग 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण ए और कोण डी का योग 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से कोण बी और सी को देखोगे तो ये दोनों क्रमागत कोण है, मतलब लगातार कोण है, और ये समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। तो हम क्या कहेंगे? कोण बी और सी का भी योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। इसके अलावा देखो काइट में क्या पढ़ाया गया। काइट में आपको ये ध्यान देना है, काइट यानी पतंग। तो कोई ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजा का दो युग्म क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये दोनों मुझे दिख रहा है आसन्न भुजा, एक ये और एक ये, तो मैं क्या क्या कहूंगा? ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, एक युग्म आसन्न भुजा का मुझे बराबर दिख गया। दूसरा जो मुझे ये दोनों बराबर दिख रहा है, मैं कह रहा हूं अगर ये दोनों भी बराबर है तो दूसरा आसन्न कोण का जो जोड़ा है यह भी बराबर है। तो मैं अगर इसे नाम दे दूं ABCD, तो इस ABCD को हम क्या कहेंगे? पतंग कहेंगे। ठीक है, अगर AB AD के बराबर है और DC BC के बराबर है तो यह वाला आकृति पतंग कहलाएगा। अच्छा, पतंग में एक चीज नोट करके लिख लो, सभी लोग स्टार बना के लिख लोगे। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। पतंग के जो विकर्ण होते हैं, अगर मैं इसके विकर्ण को बनाऊं तो इसको लिख लो सभी लोग। पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लोगे, ये काफी एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि कोई भी पतंग आप कैसा ही बनाओ तो इसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पतंग के बारे में इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज को पढ़ा, यानी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में क्या बताया गया कि इसके सम्मुख भुजा समांतर होती है। तो सम्मुख भुजा समांतर होने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कोई एक ऐसा चतुर्भुज बनाऊं जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि AB, अगर मैं इसे नाम दे दूं ABCD, तो AB भुजा DC के समांतर है और AD भुजा BC के समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे समांतर चतुर्भुज अगर आमने सामने के दोनों भुजा क्या है? समांतर है। ठीक है, सम्मुख भुजा समांतर होगा तो समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में कुछ कुछ गुण पढ़ाया गया था। तो क्या क्या गुण पढ़ाया गया था उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या गुण थे, ये सभी गुण लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट भी आपने लिए है। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला चीज था, आप सभी को पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होगी। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो आप? समांतर भुजा समांतर होती है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अपना माइक बंद कर दोगे? विधि चलो, तो सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, यह भी आपने पढ़ा है। तीसरा चीज बताया गया कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब कोण A कोण C के बराबर होगा और कोण D कोण B के बराबर होगा। ठीक, तीसरा चीज ये पढ़ाया गया। चौथा प्रॉपर्टी ये पढ़ाया गया कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं, जो भी विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसके विकर्ण को बनाऊं, ठीक है, एक विकर्ण मुझे दिख रहा है AC, दूसरा BD, तो ये जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। मतलब अगर ये दोनों बिंदु O पर काटते हैं तो OD की लंबाई OB के बराबर होगा और OC की लंबाई OA के बराबर होगा, है ना। ये भी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। और आखिरी चीज क्या बताई गई थी? किसी भी समांतर चतुर्भुज में
आसन्न कोण समपूरक होते हैं, मतलब आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं आसन्न कोण को लूं, तो आप अगर कोण ए और बी को लेते हो तो आप बोलोगे कोण ए और बी क्या है? आसन्न कोण है। तो कोण ए और बी का जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से अगर कोण बी और सी को आप ले लो, तो कोण बी और सी भी आपको आसन्न कोण दिख रहे होंगे, है ना? ये दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण को आपको पहचानने के लिए सिखाया जा चुका है। तो कोण बी और सी को आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर कोण सी और कोण डी को जोड़ोगे तो इसका भी योग 180 डिग्री मिलेगा। और कोण ए और डी को भी जोड़ोगे तो इसका योग 180 डिग्री मिलेगा। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, ठीक है? नहीं, ए और बी सेम नहीं है। ए बी कहां पर लिखा हुआ है? ये वाला और ये दोनों सेम नहीं है। देखो, ऊपर में लिखा हुआ है सम्मुख भुजा समांतर होती है, और नीचे में यहाँ लिखा गया सम्मुख भुजा बराबर होती है। एक समांतर है और दूसरा बराबर है, अलग अलग है दोनों, है ना? समांतर और बराबर में अंतर होता है। चलो, सर समांतर और बराबर का मतलब तो एक ही होता है। नहीं, अब ध्यान से सुनो, समांतर और बराबर का मतलब एक नहीं होता। देखो, यहां पर ध्यान से देखना। अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है समलंब चतुर्भुज। यस सर। अब मुझे ये बताओ, आर एस और क्यूपी, आर एस और क्यूपी समांतर है कि नहीं है? आर एस और क्यूपी समांतर है ना? यस सर। आर एस और क्यूपी समांतर दिखेगा। समांतर का मतलब कोई दो रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। तो देखो, एक रेखा में रेखाखंड यहाँ पर ऐसे बना रहा हूं और दूसरा रेखाखंड में यहाँ पर ऐसे बना रहा हूं। अब ये दोनों समांतर तो हैं, लेकिन दोनों बराबर थोड़ी है। दोनों की लंबाई अलग अलग है ना? इस चतुर्भुज में भी आप देखो, यहाँ पर आर एस छोटा दिख रहा है और क्यूपी बड़ा दिख रहा है। तो समांतर तो है लेकिन बराबर नहीं है। लेकिन इस वाले चतुर्भुज में देखो, तो ये दोनों समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। सी डी ए बी के समांतर भी है और बराबर भी है। समझ में आया? ओके सर। समझ में आ गया ना? चलो, तो ये सारे प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, है ना? ये पांचों ही चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। तो अभी क्या करेंगे, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप सभी को कुछ कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, है ना? एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। तो अभी कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो लास्ट क्लास पे ही आधारित है। तो ये रिकॉल क्वेश्चन है सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे, है ना? तो इसको आप लोग पोल सेक्शन में जाओगे और आंसर करोगे। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन है। हर दिन हम लोग एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। आज आपके लिए दो रिकॉल क्वेश्चन है। तो पहला रिकॉल क्वेश्चन ये है, इसको आंसर करो। तो अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एडी और एबी की लंबाई दी गई है, तो सीडी और बीसी की लंबाई आपको बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी आसान है, काफी जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। अगर सारे प्रॉपर्टी, सारे गुण के बारे में आपको पता है तो काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। 10 सेकेंड और है। 10 सेकेंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा। 10 सेकेंड और है, पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5 सेकेंड और है, आखिरी 5 सेकेंड है। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। चलो, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और चैट अब ओपन है। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? एबीसीडी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एडी की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो एडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, एबी की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, एबी की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे सीडी और बीसी पूछा जा रहा है। मतलब सीडी ये भुजा और बीसी ये भुजा,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे आसान आपको क्या करना है, सिंपली ये सोचना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, ए बी और सी डी बराबर होंगे, यानी अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद अगर ए डी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ए डी 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए डी और बी सी क्या है, सम्मुख भुजा है। और आपको पता है किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो क्या आंसर होगा हमारा, सी डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो सी डी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में ही 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो हमारा आंसर यही वाला सही होगा, सी डी 10 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। ये समझ में आया ना, सभी लोग बताओ, काफी लोगों के आंसर सही थे, सभी के आंसर सही थे चैट में जो भी लिखे हो, ये समझ में आ गया। चलो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रिकॉल क्वेश्चन 2 है। तो आज 2 रिकॉल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ो, पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में अगर एसी की लंबाई आपको पता है तो आप ओसी की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे। अगर एसी की लंबाई पता है तो ओसी की लंबाई बताओ। यह भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलो 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। ठीक है, मैं पोल को अब एंड कर दे रहा हूं और चैट अब ओपन। चल, तो यहां पर फिर से जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, मतलब ये एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पहला चीज मुझे ये पता चला। यहां दिया गया है एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो एसी क्या है, कोई बता सकता है कि समांतर चतुर्भुज में एसी को आप क्या बोलोगे, एसी को आप क्या बोलोगे। आप चैट में लिखकर बताओ, एसी इस समांतर चतुर्भुज का भुजा है, विकर्ण है या कर्ण है। ठीक है, अगर ए बी सी 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो डायगोनल है यानी विकर्ण है। वेरी गुड, ठीक है, सभी के आंसर सही है। तो एसी क्या है, एक विकर्ण है, मतलब एक विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है। तो एसी की लंबाई हमें दी गई है, एसी 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ओसी की लंबाई ज्ञात करें, ओसी की लंबाई बताओ। तो आपको पता है किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसके जो दो विकर्ण होते हैं, अभी अभी आपको रिवाइज भी करवाया गया कि इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ, समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि बराबर हिस्सों में बांटना, है ना। तो ओ ए और ओ सी बराबर होगा, ओ ए और ओ सी की लंबाई बराबर होगी। तो अगर पूरा ये लंबाई, अगर मैं कह रहा हूं ए सी की लंबाई ये पूरी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी। तो ओ ए 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओ सी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप निकालोगे कैसे, आप लिखोगे, आपके एग्जाम में अगर आए तो आप कैसे लिखोगे, ओ सी बराबर ओ ए ए सी का आधा, है ना, ए सी का आधा हो जाएगा, यानी 6 का आधा आप कर दोगे, 6/2, 3 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगर पूरा लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो 3-3 सेंटीमीटर दोनों ही हो जाएगी, ओ ए और ओ सी 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये समझ में आया या नहीं आया, सभी लोग बताओगे, ये समझ में आया कि नहीं आया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, अगर ये सारा चीज समझ में आ गया तो अब क्या करते हैं, देखो क्या क्या आपने पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज को पहचानने के लिए सीख लिया कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आपको क्या क्या जानना चाहिए ये भी सीख लिया कि उसके सभी गुणों के बारे में आपको पता है।
ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण के बारे में पता है कि सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के यानी पैरेललोग्राम के प्रकार देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके कुछ विशेष प्रकार है क्या। तो कुछ विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है जिसके नाम क्या क्या है। तो जिसके नाम है आयत, ध्यान दीजिएगा, एक है आयत, दूसरा है वर्ग और तीसरा है समचतुर्भुज। तो ये तीनों ही के तीनों जो नाम आपको दिख रहे हैं, ये तीनों समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज। लेकिन अब कैसे समांतर चतुर्भुज को हम आयत बोलेंगे, वर्ग किसे बोलेंगे और समचतुर्भुज किसे बोलेंगे। ठीक है, तो सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना कि ये तीनों के तीनों आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, ये तीनों ही के तीनों एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। ठीक है, इन तीनों को आप समांतर चतुर्भुज ही बोलोगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ते हैं कि आप आयत किसे बोलोगे, है ना, रेक्टेंगल यानी आयत आप किसे बोलोगे। देखो, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि जितना भी आयत होगा, जो भी आप आयत बनाओगे, वह एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक समांतर चतुर्भुज ही बना लेता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम दिया गया ABCD। तो इस आकृति को आप क्या बोलोगे, इस आकृति को आप बोलोगे समांतर चतुर्भुज, है ना, इसे आप बोलोगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो ऐसा समांतर चतुर्भुज, ध्यान से सुनना, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो जाए यानी 90 डिग्री का हो जाए, तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को रेक्टेंगल यानी आयत बोलेंगे। तो इस चित्र को थोड़ा सा हम बदल रहे हैं, ठीक है ना, इस चित्र को, इस चतुर्भुज को थोड़ा सा बदल रहे हैं। तो यहां पर देखो सभी जगह पर 90 डिग्री आपको नहीं दिख रहे, सभी कोण अलग अलग। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसे बदल के इस तरीके का बना दूं, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यह वाला जो आकृति है, ध्यान से सुनना, यह जो आकृति है यह भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। देखो यह एक समांतर चतुर्भुज तो है ही। क्यों बोलोगे समांतर चतुर्भुज, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका नाम ABCD दे दूं, तो आपको दिख रहा है AB जो है CD के समांतर है और AD जो है वो BC के समांतर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज तो बोलेंगे ही। समकोण को राइट एंगल कहते हैं, समकोण को राइट एंगल कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये क्या दिख रहा है, ABDC के समांतर, ADBC के समांतर, तो इसे समांतर चतुर्भुज बोला। साथ ही साथ इसके सभी कोण अगर 90 डिग्री के हैं, देखो अगर सभी कोण मैं 90 डिग्री के बना दूं, तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को हम आयत बोलेंगे। तो ऐसे वाले समांतर चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया, यह आयत हो जाएगा। कि अगर, अब ध्यान से सुनना, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई समांतर चतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के हो जाए, तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को आयत बोलेंगे। ठीक है, चलो, इस वाले आकृति को आप आयत नहीं बोलोगे। अगर इस आकृति को बोलूं, आकृति 1 को, तो इसे आयत आप नहीं बोल सकते, इस वाले को आप आयत बोलोगे। सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर वही चीज लिखा है जो भी अभी बताया गया आपको, कि सभी कोण कितने होंगे, बराबर तो होंगे ही। सभी कोण अगर 90 डिग्री के हैं तो क्या होंगे, सभी कोण बराबर होंगे। कोण A भी 90 डिग्री, कोण B भी 90 डिग्री, C भी 90 डिग्री और D भी 90 डिग्री। तो सभी अगर 90 डिग्री है तो सभी आपस में बराबर होंगे और सभी का मान कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। चलो, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आयत के गुण के बारे में आप क्या जानोगे। आयत के गुण में बस इतना ध्यान रखना कि आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का ही तो प्रकार है, यानी पैरेललोग्राम ही तो है आयत। आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो जो भी समांतर चतुर्भुज के गुणों में आपने पढ़ा, 5 गुण आपको पढ़ाए गए अभी, तो वो पांचों गुण आयत में भी होंगे। ठीक है, वो पांचों गुण
आयत में भी होंगी। इसलिए आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, ठीक है, सभी गुण होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में भी आपको दिखेंगे, मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने कि समांतर भुजा सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, तो देखो ये भुजा इसके समांतर होगी, कोई भी आयत में आमने सामने वाला भुजा क्या होगा, समांतर होगा। ए बी सी डी के समांतर और बी सी ए डी के समांतर होगा। सम्मुख भुजा बराबर होगी, ये चीज ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी आयत में, किसी भी आयत में सम्मुख भुजा बराबर होती है, मतलब ए बी की लंबाई सी डी के बराबर होगी और बी सी की लंबाई बी ए के बराबर होगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं ए बी 20 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी सी अगर 15 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, आपको पता है सभी कोण अगर बराबर है तो सम्मुख कोण तो बराबर हो ही जाएंगे, है ना, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। और विकर्ण के बारे में भी जो पढ़ाया गया था, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, है ना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अब देखो एक चीज अलग पढ़ना है, एक चीज एक्स्ट्रा की आपको ध्यान रखना है। एक चीज एक्स्ट्रा आपको ये ध्यान रखना है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। यह चीज आपको समांतर चतुर्भुज में नहीं पढ़ाया गया, ध्यान से सुनिएगा। यह वाला जो पॉइंट है जो मैं स्टार करके लिख रहा हूं, यह चीज समांतर चतुर्भुज में नहीं पढ़ाया गया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ऐसा बताया गया था क्या, बताओ आप लोग। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं ऐसा बोला था क्या मैंने, हाँ या ना। नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं ऐसा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आयत के जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे। तो यहां पर क्या कहेंगे, इसके जो दोनों विकर्ण आपको दिख रहे हैं, एक विकर्ण ए सी और दूसरा बी डी, तो ए सी और बी डी जो बनाओगे इसकी लंबाई बराबर होगी, आप अपने कॉपी में बना के देख सकते हो। तो ए सी और बी डी की लंबाई बराबर होगी। अगर मैं कह रहा हूं ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई भी जब आप नापोगे तो यह भी 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। यहां पर मैं दो आकृति बना रहा हूं, ठीक है। यह जो है यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, और यहां पर एक आयत है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इसमें एक विकर्ण बना रहा हूं, दो विकर्ण बना रहा हूं, और इसमें भी दो विकर्ण बना रहा हूं। अब इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, है ना। तो अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए सी बी डी के बराबर है, यहां बताओगे यस या नो। इस आकृति में ए सी और बी डी, क्या दोनों जो विकर्ण आपको दिख रहे हैं ए सी और बी डी बराबर दिख रहे हैं क्या, ए सी और बी डी, हाँ या ना। तो आंसर होगा एन, है ना, नहीं, बराबर नहीं है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण बराबर हो। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि क्या ए सी पी आर और क्यू एस बराबर हैं, यस या नो, आप बताओगे। दूसरे वाले आकृति में बताओगे आयत में उसके विकर्ण बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो बोलोगे हाँ आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। तो एक चीज आपको ज्यादा ध्यान रखना है समांतर चतुर्भुज और आयत में, कि समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन आयत में उसके विकर्ण बराबर हो, है ना। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ये समझ में आ गया सभी को। तो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन काफी आसान सा है, और इस क्वेश्चन के लिए बस और सिर्फ वो 10 सेकंड मिलेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी आपको पोल में, सर हाँ बताओ। सर आपने कहा कि सर हम आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है, तो सर समांतर चतुर्भुज को आयत बोल सकते हैं? नहीं वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे उसके बाद मैं उस पर आऊंगा, ठीक है। कुछ देर आप पहले आंसर करो, ठीक है। बट सर आपने तो कहा कि दोनों के विकर्ण सेम होते हैं, और मतलब आपने थोड़ा डिफरेंस बताया, बट सेम ही है वो तो। नहीं, यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है, एक मिनट।
पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस मैटर पे। आपका जो भी डाउट होगा इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को आंसर करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर करो, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको देखना है CD और BC की लंबाई बतानी है। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन मिला तो मैं कह रहा हूँ ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है। AD की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, AD 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AB 6 सेंटीमीटर, यानी AB 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, CD और BC। तो CD ये भुजा दिख रही है। तो आपको क्या पता है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो CD को भी हम बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। ये तो एग्जाम्पल में भी अभी मैंने आपको बताया। अब BC की लंबाई देखो, BC की लंबाई क्या होगी, इसके सम्मुख भुजा 3 सेंटीमीटर जो AD है, तो AD की जो लंबाई होगी, है ना, जो भी AD की लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर, तो इसी के सामने ये भुजा है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो BC की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा, CD 6 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। तो सभी ऑप्शन को देखो, तो CD 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दिख रहा है और BC 3 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। हाँ, ये सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है। सभी को समझ में आया या नहीं, पहले ये बताओगे, ये समझ में आ गया। चलो चलो अब आपका डाउट देखते हैं, परवीन। अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, एक आयत बना रहे हैं, ठीक है। ये बताओ, यह जो फिगर आपको दिख रहा है अभी, इसे आप क्या बोलोगे, यह समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, बस इतना बताओ, यह समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, हाँ या ना। देखो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये दोनों भुजा समांतर और ये दोनों भुजा समांतर होगी। यहाँ पर ये दिया रहेगा आपको कि ये सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो इसे हम समांतर चतुर्भुज तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ इसे आयत भी बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी आयत होंगे वह समांतर चतुर्भुज भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम। तो यह आप, मैं कह रहा हूं कि अगर यह एक समांतर चतुर्भुज है तो इसे आप आयत बोलोगे क्या, यह एक आयत है या नहीं है, ये बताओ, यह एक नो आयत है क्या, सर। बताओ सभी लोग चैट में लिख के बताओ, यह एक आयत नहीं है, तो यह एक आयत, इसे आप नहीं बोलोगे। तो आपका जो पहला डाउट था, परवीन आप ध्यान से सुनना, पहला डाउट क्या क्लियर हुआ, कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, ठीक है। सभी समांतर चतुर्भुज को आप आयत नहीं बोलोगे, लेकिन जितने भी आयत होंगे सभी को आप समांतर चतुर्भुज तो बोलोगे, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में भी नोट कर लो। क्या नोट करोगे, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। वैसे समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री हो जाए उसे ही हम आयत बोलेंगे। पहला डाउट क्लियर हो गया, ये बताओ, माइक ऑन करके बताओ। यस सर, हो गया। चलो अब दूसरे डाउट पे आते हैं, जो विकर्ण वाला आपका डाउट था। विकर्ण वाला डाउट में क्या बोला गया, कि समांतर चतुर्भुज में इसके जो विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं बोला कि उसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ये बोला जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण बराबर, है ना। तो यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि उसके विकर्ण बराबर हो। ये वाला यहां पर क्या दिख रहा है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम आयत की बात करें तो आयत में तो उसके विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। देखो आयत में इसके विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। अब ध्यान से सुनते जाना, अगर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो पूछना। अगर आयत इसकी बात करें तो कहेंगे इसके विकर्ण बराबर है, ठीक है।
अब आपका डाउट हो रहा होगा कि यह तो एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो यहाँ पर तो हमें विकर्ण बराबर दिख गया, तो ये तो बोलना गलत हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आपको हमेशा ये ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सुनना ध्यान से। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, पहला चीज समझ में आया, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की अगर बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जरूरी नहीं है कि बराबर हो। अगर ऐसा वाला आकृति है, ध्यान से सुनना, अगर ये वाला आकृति है तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। और जितने भी समांतर चतुर्भुज बनाए जाते हैं तो इस तरीके से आपको बना के दिया रहेगा, तो आप बोलोगे विकर्ण बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर वो एक आयत है, वो समांतर चतुर्भुज जिसका जो एक आयत भी है, तो उसके विकर्ण बराबर होंगे। अब समझ में आया? परवीन, आप अपना माइक ऑन करके बताओ, अब भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नो सर, समझ में आ गया सर, मेरा नाम शमा है। ओके सर, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज सिर्फ लिखा जाए तो आप बोलोगे कि जरूरी नहीं है कि इसका विकर्ण बराबर हो, लेकिन अगर वो समांतर चतुर्भुज अगर आयत बन जाए तो उसका विकर्ण बराबर हो जाएगा। समझ में आया? चलो, ओके सर। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कोई भी हड़बड़ी में नहीं करेगा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से क्वेश्चन को इसको करना है। अगर आप हड़बड़ करोगे आप गलत कर दोगे। तो ध्यान से देखो, किसी भी आयत में अगर दो भुजा दी गई है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आयत के विकर्ण बताना है आप। तो इस आयत में उसके विकर्ण की माप बताएं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोलूंगा तब तो आवाज आएगी, अभी तो आपको क्वेश्चन करना है। अभी आप सोल्व करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद जब डिस्कस हमने कर करेंगे। दिया सर। अच्छा, कर दिया तो अच्छी बात है, कर दोगे तो बस कुछ देर वेट करो, है ना, बाकी सभी बच्चे कर देंगे, फिर उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अच्छा, माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, भारती माइक बंद करो। चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब चैट में ओपन कर दे रहा हूं, कोई भी डाउट हुआ तो आप चैट में लिखोगे। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया, यह क्वेश्चन सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना समय मैं इसलिए दिया क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो, काफी बच्चों के आंसर चैट में भी और पोल में भी डी आए, तो सबसे पहले तो मैं यही बता देना चाहूंगा कि इसका आंसर डी गलत होगा, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर डी तो सबसे पहले गलत होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को जोड़ के 7 सेंटीमीटर आंसर कर दे रहे हो, तो यह तो सबसे पहले यह मैं कह रहा हूं कि आंसर गलत होगा, ठीक है, वो ही तो मैं बता रहा हूं कैसे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि ये आंसर कैसे इसका सोल्व करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार के लिख लो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। अब ध्यान से सुनो, इसके लिए क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक आयत बना रहा हूं। अब जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते जाओगे चैट में, जल्दी जल्दी आंसर करोगे, तभी आप सभी चीज समझ पाओगे, ABCD, ठीक है। जब आयत दिख रहा है, इसमें मैं कह रहा हूं सभी कोण 90 डिग्री के, तो यह एक आयत है, ठीक है, आपको क्या दिया गया, यह एक आयत है। अगर आयत है तो यहां पर एक विकर्ण बना लेते हैं, AC एक विकर्ण है। अब आपको क्या दिया गया, एक भुजा 3 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो मैं मान लेता हूं कि BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कोण B का लंबाई क्या हो, कोण B का मान कितना होगा, कोण B का मान बताओ जल्दी से। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं चैट में जल्दी जल्दी लिखोगे, कोण B का मान कितना होगा। हाँ, कोण B का मान 90 डिग्री होगा। अब अगर कोण B 90 डिग्री मुझे मिल गया, तो अब देखो ये आपको दिख रहा है,
अगर मैं ये आकृति को दिखाऊं जो मैं अभी काले कलर का बना रहा हूं, तो आप इसे बोलोगे एक समकोण त्रिभुज है ना। इस वाले आकृति को क्या बोलोगे? त्रिभुज एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था, बताओ? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था? अगर मैं इस फिगर से ये सारी चीज को मिटा दूं, ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना देखो। ठीक है, अभी के लिए अगर आप सिर्फ इतना देखो तो आप क्या कहोगी? हमें विकर्ण विकर्ण ज्ञात करना था ना आपको। विकर्ण मतलब एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण मतलब क्या आपको निकालना है? एसी की लंबाई आपको निकालना है। तो इसे हम समकोण त्रिभुज को अगर देखें तो एसी की लंबाई को क्या कहेंगे? यह एक कर्ण है ना। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा, ध्यान से सुनना, त्रिभुज एबीसी का जो कर्ण होगा वो आयत एबीसीडी का विकर्ण था, है ना। तो विकर्ण या एसी था, और आपको अभी दिख रहा है कि एसी तो हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या पता है? कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब कर्ण कौन सा है? कर्ण आपको पता है एसी है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो एसी का वर्ग। आधार कौन सा है? तो अभी के लिए मैंने ये बताया कि जो नीचे की भुजा है, नीचे में जो भी भुजा रहे उसे आप आधार ले सकते हो। तो 4 का वर्ग लिख दिया। और लंब, तो लंब बीसी है ना। अच्छा, एक नाम दे देते हैं इसको। 4 लिखने के पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप ये आधार कौन सा है? ए बी। तो ए बी का वर्ग लिख दिया। लंब कौन सा है? बीसी। तो बीसी का वर्ग लिख दिया। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ, इतना तक समझ में आया या नहीं आया? इतना तक सभी को समझ में आ गया? चलो, इतना तक अगर समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब क्या करोगे? एसी का मान तो हमें ज्ञात करना है, एसी स्क्वायर लिख दिया। ए बी का मान आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 का वर्ग। बीसी का वर्ग, बीसी का मान आपको दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 3 का वर्ग। अब 4 का वर्ग आपको पता है 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 16 और 9 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? एसी का जो वर्ग है वो 25 है। 25 किसी नंबर का वर्ग है क्या? और है तो किस नंबर का वर्ग है? आप ये बताओ, 25 किस नंबर का वर्ग है? तो आपको पता है 25 जो है वो 5 का वर्ग है। तो अगर आपको पता है एसी का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? दोनों ही तरफ अगर वर्गमूल ले ले, है ना, आपको इस तरीके से बताया था ना कि दोनों ही तरफ वर्ग है, तो आप दोनों ही तरफ अगर वर्गमूल ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा? एसी का मान 5 के बराबर मिल जाएगा। तो एसी का मान कितना मिल गया हमें? 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो एसी 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब अगर वापस से अपना पुराना वाला जो चित्र था, जो आयत था, अगर उसे बना दे, तो आपको पता है कि हमें एसी ही निकालनी थी, और जो एक विकर्ण है ना। तो एसी विकर्ण की लंबाई हमें कितनी मिल गई? 5 सेंटीमीटर मिल गई। अब समझ में आया या नहीं आया? आप सभी के आंसर गलत क्यों हुए ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो एसी की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। यही क्वेश्चन का सही आंसर है। इसको इंपॉर्टेंट करके इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हुआ। ऐसा कभी मत करना कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिखे तो 7 सेंटीमीटर आंसर कर दिया, ये हमेशा गलत होगा, है ना। चलो, ये गलती आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में भी कर रहे थे, तो हमेशा एक गलती मत दोहरा। ठीक है, एक गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। चलो, तो एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, और ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफी आसान है। तो पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। अगर एसी की लंबाई दे दी गई है तो बीडी और ओबी की लंबाई बताओ। बीडी और ओबी की लंबाई बताओ। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये भी।
देखो अगर एबीसीडी आयत है, एसी 8 सेंटीमीटर है, तो बीडी और ओबी की लंबाई भी ज्ञात करना है। अच्छा, जितने बच्चे जुड़े हो सबके आंसर आने चाहिए, काफी कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। यह तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को तो आप सभी को अटेम्प्ट लेना है, और क्वेश्चन आए या ना आए आपको अटेम्प्ट जरूर लेना है, आंसर सही हो या गलत हो, तो ट्राई जरूर करना है सभी को। चलो सर हो पाँच, गया। ठीक है 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो कहा गया है कि एबीसीडी क्या है, एक आयत है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एबीसीडी एक आयत है, आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आप एबीसीडी क्या दिया गया है। तो एबीसीडी मुझे दिख रहा है कि रेक्टेंगल यानी आयत है, जिसमें एसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब एसी को मैं अगर बनाऊं तो एसी मुझे दिख रहा है ये है, तो एसी को आप क्या बोलोगे, बताओ एसी क्या है। एसी इस आयत का क्या कहोगे, एसी इस आयत का एक विकर्ण है ना, एसी एक विकर्ण है। किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं, ये सारी चीज आपको याद रखना है, डायगोनल। चलो ठीक है। अब बीडी की लंबाई और ओबी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो आप ये बताओ कि अभी अभी आपको पढ़ाया गया ना कि किसी भी आयत में उसके विकर्ण क्या होते हैं, दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं, है ना। अभी तो आपको बताया था कि किसी भी आयत में उसके दोनों ही विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एसी और बीडी की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो एसी की लंबाई अगर मैं कह रहा हूं 8 सेंटीमीटर, तो बीडी की लंबाई भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही तो होगा, है ना। तो बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ओबी का लंबाई ज्ञात करने के पहले हम अगर ऑप्शन को देखें तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बीडी 4 सेंटीमीटर लिख रखा है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन डी को मैं देखूं तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ भी बीडी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो सकता है, या ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो सकता है, यानी दोनों ही में बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे देगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब ऑप्शन बी मेरा सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा, इन दोनों में फंस गया। तो अब मैं ओबी निकालता हूँ, ठीक है। ओबी भी हमें पता करना था, तो ओबी की लंबाई को आप क्या बोलोगे, ओबी जो होगा वो बीडी का आधा होगा या नहीं होगा, ठीक है, बीडी का आधा होगा। आपको पता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा बोलोगे ये तो आपने नहीं पढ़ाया था, है ना। आप कह सकते हो कि आयत का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये तो बताया ना कि आयत के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, समांतर चतुर्भुज के सारे प्रॉपर्टी आयत में भी लगेंगे। तो आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, हाँ या ना। आयत क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो आयत के भी विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर बीडी पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ओबी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओडी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ओडी और ओबी की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। तो ओडी और ओबी बराबर बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ओबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बीडी का आधा हो जाएगा, है ना, बीडी का आधा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यह भी हमारा आंसर गलत हो गया। वो भी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आ गया सभी को। चलो ये सभी को समझ में आ गया, तो अभी अगला टॉपिक पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। तो आगे हमारा अगला क्या है, वर्ग। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो सबसे पहले पढ़ा समलंब चतुर्भुज के बारे में, फिर पढ़ा पतंग के बारे में, फिर क्या पढ़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में, फिर चौथा क्या पढ़ा आयत के बारे में, पांचवा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में, है ना। वर्ग किसे कहते हैं या स्क्वायर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो वर्ग को आप कैसे समझोगे, अभी आपको क्या बताया, समांतर चतुर्भुज ही के 3 प्रकार है। पहला आयत,
दूसरा वर्ग, तीसरा समचतुर्भुज। तो वर्ग भी क्या होगा, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। वर्ग क्या है, एक प्रकार का स्पेशल समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसे कोई वर्ग बोलेगा क्या, आप बताओ, इसे आप वर्ग बोलोगे? अगर मैं कह रहा हूं यह हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, इसको कोई वर्ग बोलेगा क्या? इसका नाम ABCD रख दिया गया। ठीक है, तो यह एक वर्ग नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, अब कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो जाए, यानी 90 डिग्री हो जाए, राइट एंगल हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से बना दे रहा हूं, इसको बदल के इस तरीके से बना दिया गया। चलो ठीक है, तो इसे वर्ग बोलेंगे क्या? इसे क्या कहेंगे, इसे तो हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसे क्या बोलेंगे? इसे वर्ग नहीं, इसे तो आयत बोलेंगे। आप बोलोगे अरे इसे तो मैं आयत पढ़ा हूं कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं। अब देखो, तथा चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले चतुर्भुज को ABCD को और थोड़ा सा बदलूं, ठीक है, ABCD में क्या कर रहा हूं, AB और DC तो बराबर है, AD और BC तो बराबर है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बदलते हैं। क्या बदल के करते हैं, चारों ही भुजा को बराबर कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा चतुर्भुज बना के देखते हैं जिसके चारों भुजा बराबर है। तो इसको थोड़ा सा हम बदल के इस तरीके से लिख रहे हैं, है ना। इसको इस तरीके से बना के लिखते हैं। अगर मैं इस तरीके से बना, ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये सभी कोण अगर 90 डिग्री के हैं, ठीक है, तो ये चतुर्भुज जो आपको दिख रहा है ABCD, इस वाले को आप क्या बोलोगे, वर्ग बोलोगे, अगर इसके सभी भुजा बराबर है ना। इस वाले को ABCD को आप क्या बोलोगे, ABCD जो अब आपको दिख रहा है, ये तीसरा वाला देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो 3 नंबर का जो आकृति आपको दिख रहा है यह एक वर्ग है। ये समझ में आया? ठीक है, कैसे डिफाइन करोगे, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ध्यान से अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर अब एक वर्ग ही बना रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है ना। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक, और इसके सभी भुजा जो है ABCD, अगर मैं इसका नाम दे रहा हूं तो इसके सभी भुजा अगर बराबर है, AB BC CD और AD, तो मैं क्या लिख रहा हूं, AB BC के बराबर, CD के बराबर और AD के बराबर, तो हम क्या कहेंगे, यह एक वर्ग है। और सभी कोण, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। इतना समझ में आया या नहीं आया, कि सभी कोण बराबर होंगे, सभी कोण के मान 90 डिग्री होंगे, सभी भुजा बराबर होंगी। ये समझ में आया? तो इस तरीके से आप वर्ग को पहचानोगे। ठीक है, वर्ग में आपको इतना चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप ये बताओ, अब मैं जो पूछ रहा हूं ये काफी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि यह सभी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, सभी भुजा बराबर हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसका नाम दे दूं PQRS, तो आकृति PQRS समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? समांतर चतुर्भुज आप इसे बोलोगे या नहीं बोलोगे? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप बोलोगे हाँ, इसे हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे क्योंकि PQ SR के समांतर और PS QR के समांतर है। चलो अब बताओ, PQRS को
आप आयत बोलोगे या नहीं बोलोगे? आयत बोलोगे या नहीं बोलोगे? चलो अब मैं पूछ रहा हूं, पी क्यू एस आर के बराबर है कि नहीं है? पी क्यू एस आर के बराबर है या नहीं है? चलो इतना भी मत देखो, आप बस इतना देखो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। पी क्यू आर एस में अब मैं जो अभी कोई नहीं लिखेगा, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो बताना, अभी कोई नहीं लिखेगा। आप बोल रहे हो पी क्यू आर एस क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसके सभी कोण 90 डिग्री के बराबर है या नहीं है? अब बताओ, सभी कोण 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है ना? सभी कोण 90 डिग्री दिख रहे हैं। तो अभी मैं आपको क्या बताया था कि कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण अगर 90 डिग्री दिख जाएंगे तो आप उसे आयत बोलोगे, आप उसे आयत बोलोगे। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस जो आपको दिख रहा है यह एक आयत भी है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज नोट करके रखिएगा। पी क्यू आर एस क्या है? यह आयत भी है, ठीक। पी क्यू आर एस क्या है? आयत भी है, और पी क्यू आर एस एक वर्ग भी है। तो ऐसा, तो हम क्या कह सकते हैं, अब नोट करो, स्टार मार के नोट करना। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्या लिखोगे? सभी, कोई भी आप वर्ग बनाओगे, सभी वर्ग आयत तो होते हैं। यह क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आयत होते हैं, आयत में क्या होना चाहिए? एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए और सभी कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम आयत करते हैं। तो देखो पीक्यूआरएस में आपको दिख रहा है, या तो एक समांतर चतुर्भुज भी है और इसके सभी कोण 90 डिग्री भी है, तो यह एक आयत कहलाएगा। अब ये अलग बात है कि इसके चारों ही भुजा बराबर है, ठीक है, चारों भुजा बराबर है, तो इसे हम एक स्पेशल नाम वर्ग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि सभी जो आयत होंगे, सभी आयत को वर्ग नहीं होते। ये समझ यस में सर। ये यस समझ में सर, वो आया इसलिए या नहीं। नहीं? यस हाँ सर, बताओ। आ गया। ठीक है। सर आपने कहा कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। सर वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और हम्म, आयत में भी होता है। बट हम्म, सर हम आयत को वर्ग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सर आयत में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है और वर्ग में सर चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। हाँ, तो आयत अगर मैं बनाऊं, देखो ध्यान से, अगर मैं एक आयत बना दूं, यहां पर दिख रहा है ना आयत बनते हुए, तो इसमें मैं पूछूं कि सभी भुजा बराबर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, इसमें सभी भुजा बराबर नहीं है, तो इसलिए इसे हम आयत नहीं, इसे हम वर्ग नहीं बोलेंगे, है ना। तो आयत को तो आप वर्ग नहीं बोलोगे, लेकिन वर्ग को आप आयत बोल सकते हो। ये समझ में यस आया कि नहीं सर। आया? ठीक है यस ना। सर, सिर्फ यही डिफरेंस है इनमें कि सर आयत में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। हाँ और बिल्कुल। सर सर सेम बात ये है कि दोनों में ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हाँ हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, है ना। तो यही सारे रीजन है, ठीक है। चलो, तो ये चीज यार, ये जो मैंने अभी स्टार मार के दोनों लिखा, इस सभी के कॉपी में होने चाहिए, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। चलो, चलो ये जो भी चीज अभी पढ़ाया गया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि किसी भी वर्ग में सभी कोण क्या होंगे, एंगल ए, एंगल बी, कोण सी, कोण डी, सभी के मान 90 डिग्री होंगे, हमें दिख रहा है। अभी अभी मैंने आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया कि सभी 90 डिग्री के होंगे। सभी भुजा भी बराबर होगी, ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर होंगे, मतलब ये सारे के सारे भुजा बराबर होंगे। तो आपको कभी भी वर्ग में सभी भुजा नहीं दी जाएगी, कोई भी एक भुजा आपको दे दी जाएगी अगर 10 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सभी भुजा मुझे खुद ब खुद पते चल गई कि सभी भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी, है ना। सभी कभी नहीं लिखेगा कि सभी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, कोई भी एक भुजा दे दी जाए तो आप बोलोगे वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, तो मुझे सभी भुजा ज्ञात है। समझ में आया? चलो, तो आगे क्या देखते हैं, वर्ग के गुण देखते हैं, ठीक है। वर्ग में और क्या क्या चीज आपको ध्यान देना है। तो वर्ग में सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, ये काफी आसान है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि चूंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का ही तो एक प्रकार है, तो अगर समांतर चतुर्भुज में जो भी गुण था वो सभी गुण तो आयत में होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छा, होमवर्क अभी 5 मिनट रुक जाएंगे, 3 मिनट अभी समय है ना, तो 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद होमवर्क देंगे, है ना। अभी 8 बजने में 3 मिनट समय है, 2 मिनट बाद होमवर्क दिया जाएगा, अभी कोई क्लास नहीं छोड़ के जाएगा। तो पहला चीज आपको ये ध्यान देना है
कि ए बी और सी डी मतलब सम्मुख भुजा जो है वो समांतर होगी, मतलब ए बी सी डी के समांतर होगा और ए डी बी सी के समांतर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। दूसरा चीज आपको यह ध्यान देना है कि इसके सभी भुजा बराबर होती है ना, सभी भुजा बराबर होती है, भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तक तो अभी आपको पढ़ा दिया गया। सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, यह भी आपको पता है, ये सभी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक गुण और है। ठीक है, एक गुण और है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, है ना। एक गुण और है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, फिर वर्ग पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना सारा चीज समझ में आया या नहीं आया? आप लोग चैट में लिखकर बताओगे। चलो, ये सारी चीज अगर समझ में आ गई है तो अभी आप लोग होमवर्क नोट करोगे। तो आपको पता है अब इस तरीके से होमवर्क दिया जा रहा है ना। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 5.2, 6.1 और 6.2, ये 3 एक्सरसाइज होमवर्क है। इसकी स्क्रीनशॉट लो और अपने बुक में टिक लगा लो।